मेरे साथ जो हुआ, मेरे फादर ने मेरे साथ शोषण किया। अब उसको सरकार ने बचा लिया। 4 साल से लेकर जब 8 साल तक थी, कंपनी में रहते थे और घर कभी रात में घर आते थे तो रात में अपने पास ही सुलाया करते थे मुझे। मैं इस मंच पे इसीलिए आई हूँ, यही कहने के लिए आई हूँ कि यहाँ नीट के पेपर की लीकेज की और बच्चों की शिक्षा के ऊपर बात हो रही है। यहाँ बलात्कार पीड़ित बच्चियों को कौन पढ़ाएगा? जिनके अपराधियों को बचा लिया जाता है, उनके छोटे भाई बहनों को कौन पढ़ाएगा? जिसकी वजह से उनके छोटे भाई बहन सफर कर रहे, पढ़ नहीं पा रहे। कैसे ये सरकार बचाएगी बेटी को और कैसे पढ़ाएगी बेटी को? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। इस वक्त हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन चल रहा है। और अभी उसी मंच से इस बिटिया ने एक स्पीच दी और वह स्पीच ऐसी थी जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ है। और इसकी आप भी हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? जी, आप कहाँ से हैं? से। और ये आपकी माता जी है? यस। जी। मेरा आने का उद्देश्य यही था इस प्रोटेस्ट में कि मैं अपनी बात रखूं और आगे के बच्चों के लिए भी ये चीज रखूं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो ये चीज हो रही है सरकार के साथ। और मेरे साथ जो हुआ, मेरे फादर ने मेरे साथ शोषण किया। अब उसको सरकार ने बचा लिया। पहले एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे थे, समझौते के लिए बहुत साल समय तक पीछे रहे। जब तक चालान नहीं गया तो समझौते के लिए पीछे पड़े रहे वो हमारे कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। हमने समझौता नहीं किया तो बड़ी मुश्किल से चालान कटा। चालान का केस कोर्ट में पहुंचा, चालान का केस कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद अब तक मुझे पूरा यकीन है कि वो आदमी एक दिन भी कस्टडी में नहीं रहा, जबकि उसको सरकार ने बचा लिया। अब वो खुलेआम घूम रहा है, किसी औरत के साथ घूम रहा है, अपने दूसरी वाइफ कर लो, सब घूम रहा खुलेआम। आपके पिता ने जो एक जघन्य अपराध किया, शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा काम किया, तो उस चीज को देखते हुए हमें भी काफी रोष आता है। आप कितने घर में सदस्य है? बहन भाई कितने हैं? हम 2 बहन भाई हैं। आपके एक छोटा भाई है, बड़ा? हाँ, छोटा भाई मेरा है, बड़ी मैं हूँ। तो आपके पिताजी काम क्या करते हैं? हालांकि उनको इतनी अकल नहीं थी, इतने समझदार नहीं थे वो। मैं बताऊँ, हम जिस टेक्सटाइल मिल में जो वो काम करते थे, वहाँ पे हर दूसरी लड़की का यही हाल है। हर दूसरे घर में यही टेक्सटाइल मिल, धागा मिल जो कहते हैं, हर दूसरे घर में हर दूसरी लड़की के साथ यही होता है। वहाँ की माँ, वहाँ के लोग इस चीज को दबा देते हैं। ये कंपनी खुद दबा देती है इसको। और जब ये चीज सामने आई तो इस कंपनी ने भी इसको बहुत दबाया है। और साथ ही साथ इस कंपनी का भी बहुत इसमें हाथ है, क्योंकि ये कंपनी उस चीज से बदनाम हो रही है कि ये ऐसा केस कैसे आया। मतलब ये है मीडिया में भी आया, उसके बाद मीडिया में नहीं आया, मीडिया में आने ही नहीं दिया। जिस मीडिया रिपोर्टर को हम बात करते हैं वो उसी को ये सरकार आरएसएस जो होती है वो खरीद लेती है। आपके जो पिताजी है वह कोई शराबी है या ठीक है? सारे ऐप है उसके अंदर। सारे ऐप है उसके अंदर। अच्छा, ये कितने समय पहली बात है? ये 6 साल हुए अभी से, जब मैं 8 साल की थी। और 4 साल से लेकर 8 साल तक हुआ, मतलब कि 4 साल से लेकर जब 8 साल तक थी, कंपनी में रहते थे और घर कभी रात में घर आते थे तो रात में अपने पास ही सुलाया करते थे मुझे। देखिए कितने शर्मसार कर देने वाली है एक जो बिटिया ने बताया कि इनके साथ इतनी एक जघन्य अपराध किया गया। इनकी माता जी से हम बात करेंगे। क्या आपको नहीं पता था सब कुछ ये जो चल रहा था? नहीं, देखिए मेरे पास एक छोटा बच्चा और था, उस समय काफी छोटा था। मेरा सारा ध्यान उस पे रहता था और घर के काम काजों में रहता था। वो पिता था, पिता के ऊपर कभी कोई भी महिला अपने आदमी के ऊपर या बच्चों के पिता के ऊपर शक नहीं करती। वो सुलाती है, सब कुछ करती है, मगर नहीं पता कि वो उसके पीठ पीछे उसके साथ क्या कर रहा है। वो तो आंख बंद करके अपने बच्चों को उसको सौंप देती है, क्योंकि बच्चा तो उसी का है। अब उसे क्या पता है कि वो उसके पीठ पीछे उसके साथ क्या करता है। और बच्चे को डरा धमका दिया जाता है कि मम्मी को नहीं बताना, मार काट के फेंक दूंगा। बच्चा डर से वो कुछ बताता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा महिला को? तो आपको कैसे पता चला फिर? ये इसी के जरिए मेरे छोटे बच्चे से ही मुझे पता चला। वो बोलना सीखा था, जब उसने बोलना सीखा था तो वो कहता, वो सारी एक्टिविटीज देखता था उसके सामने, क्योंकि वो ये सोच के कि बच्चा है, किसी को पता नहीं चलेगा, बताएगा नहीं। तो बच्चे ने कई चीजें बताई, कुछ तो बोल के बताई और कुछ करके बताई। जब मैंने उसको डांटा, ये आप क्या कर रहे हो, तो पापा करते हैं दीदी के साथ ऐसा। तो ऐसे करके मुझे पता चला। फिर मैंने नजर रखी, सब चीजें सामने आई। फिर मैंने उसके ऊपर के पुलिस केस किया, पुलिस ने एफआईआर वगैरह, चालान वगैरह सब किया। उसके बाद ये कोर्ट से गलत तरीकों से पेपर बनते चले गए और उसको बचाती चली गई प्रशासन।
अच्छा, इसको प्रशासन ने हर तरीके से बचाया। किसी राजनीति से ताल्लुक रखता है वो पार्टी से? राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता है, मगर ऐसे केसेस को, जहां तक ये जो पॉक्सो के केसेस होते हैं, मैंने जहां नोटिस किया वो ये किया कि ऐसे सभी केसों को ये प्रशासन ही राजीनामा करा के या कुछ भी करा के उसको सेटल कर देता है, हटा देता है, पब्लिक तक आने नहीं देता है, अपराधी को बचा लेता है। और इस केस में मेरे हस्बैंड को इसलिए बचाया गया कि वो हिंदू धर्म का है, और ऐसा मामला अगर दुनिया के सामने आता है, जनता के सामने आता है, तो हिंदू धर्म बदनाम होता है कि हिंदू धर्म में पिता ऐसे काम नहीं करते अपने बेटियों के साथ। और फिर हमारे पीछे आरएसएस छोड़ दी गई। उसने पिछले 6 सालों से हमें इतना परेशान किया हुआ है कि हमें खाने नहीं दे रही, कमाने नहीं दे रही। हमसे कहते हैं बच्चों को स्कूल में डालो। हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो हमारे सामने 10,000 15,000 रुपए का बिल बना के रख दिया जाता है कि ये आपको जमा करने हैं। जब इतना पैसा हम कमा ही नहीं रहे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? फिर हमसे कहा जाता है सरकारी में पढ़ाओ, सरकारी में पढ़ाओ। हम सरकारी में कहाँ पढ़ाए जब हमने सरकारी, जिस तरह से हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मैं अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरती हूँ, कहीं पे भी भेजने। अगर दूर का सरकारी स्कूल है तो मैं बच्चे नहीं भेजूंगी। पहले तो मुझे अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए। जब आप सिक्योरिटी नहीं दोगे तो बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? प्राइवेट में मैंने अपना बच्चा डाला, उसको जैसे तैसे मैंने फीस वगैरह भरी, उसको मार मार के इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। मेरे केस में हर इंसान को खरीद लिया जाता। मैं नहीं जानती इनको खरीदने वाला कौन है। इसको प्रशासन खरीदते हैं, आरएसएस। मगर इतना है कि मेरे रिश्तेदारों से लेके आस पड़ोसी और जो मोहल्ले और बस्ती के लोग हैं, जहाँ मैं कमाने बैठ जाऊँ कुछ सामान बेचने के लिए, वहाँ एरिया के लोगों को ये लोग खरीद लेते हैं। इनको खरीदता कौन है? लाल टीका लगाते हैं। बिकने वाला हर इंसान फिर लाल टीका लगाता है। ये लाल टीका लगाने वाले कौन है मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है हमें परेशान करने वाला, हम पे नजर रखने वाला लाल टीका लगाता है, और इनके हाथों हमें परेशान करके बिकने वाला बाद में फिर वो भी लाल टीका लगाता है। अब इस लड़ाई में आपके साथ कौन, आपके परिवार वाले? कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो मेरे साथ खड़ा होता है उसको खरीद लिया जाता है, हटा दिया जाता है, धमकाया जाता है, और सबसे मना किया जाता है। इसको मेरा बहिष्कार किया हुआ है मेरे ही एरिया में, मेरा और मेरे बच्चों का बहिष्कार है। आगरा में रहती हूँ, रामबाग। काम करती है कुछ घर का पालन पोषण करने के लिए? पालन पोषण करने के लिए पहले मैं बाहर से सिलाइयाँ लाती थी, सिलाई का काम लेकर आती थी। तो जहाँ से मैं सिलाई का काम लेके आती थी उनको मना कर दिया जाता था इस महिला को काम नहीं देना है। जो भी मैं बच्चे छोटे थे तो घर पे काम लाती थी, घर से करती थी। फिर मैंने देखा मुझे हर जगह से परेशान कर दिया जाता है, पैसे नहीं होते हैं घर में, कहाँ से खिलाऊं? तो मेरे पास कुछ पैसा था, वो पैसे से फिर मैंने थोड़ा सामान खरीद के लाई बाजार से, वो सामान बेचना शुरू किया। तब से लेके आज तक मैं सामान बेच के कमाती हूँ। अब ये इनकी कोशिश रहती है किसी तरह से इसका सामान बेचना। ये लोगों को कहते हैं कि इसे सामान मत खरीदना, बहुत महंगा सामान बेचती है। जहाँ मार्केट में बैठूं उनके पीछे वाले दुकान वालों को मुझे भगाने के लिए कह दिया जाता है। आए दिन हमें टॉर्चर किया जाता है। कहाँ रहता है वो? कहाँ रहता है? आपके पास नहीं आता होगा तो? नहीं, पिछले 6 साल से जब से मैंने केस डाला मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, क्योंकि मैं उसके टच में नहीं रहती। आप और आपकी बेटी और आपका बेटा साथ रह रहे हैं? हाँ, मैं अपने मायके में रहती हूँ, अपने पिता के घर पे। वहाँ मुझे भैया भाभी और माँ के जरिए परेशान किया। मेरा भैया भाभी माँ भी उनके हाथों पे गए, आज वो भी लाल टीका लगाते हैं। देखिए, हिंदू समाज से है और इन्होंने जो वारदात बताई काफी शर्मसार कर देने वाली वारदात है। एक पिता ही अपनी पुत्री के साथ इतना घिनौना करतूत कर दे तो किस पर विश्वास रहेगा? और बेटी और कुछ बताना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी सरकार से कि इन तरह के अपराधियों को बचाना बंद करे और इस अपराधियों को जेल में डाले, क्योंकि अगर ये चीज नहीं जाती है तो उन्हीं के ऊपर आ सकता है ये सब। और ये अगर होता है, यहाँ पे कई सारी बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो अपने उसके लिए लड़ रही हैं, उनका केस दबा दिया गया, तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि अपने लिए आवाज उठाएं, और अपने जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सरकार आपको दबाती चली जाएगी। एक दिन ये नौबत आएगी कि आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमको भी इस हद तक मजबूर किया जाता है कि हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, डटना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए। जो फूलन देवी से आपको हिम्मत लेनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। एक और बात बोलना चाहूंगी, ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ सरकार ही बेटी नहीं बचा रही है, बेटियों को नहीं पढ़ा रही है। मेरे मामले में अगर मेरी बच्चे आज तक नहीं पढ़ रही, स्पेशली अगर मेरी बेटी अगर नहीं पढ़ रही है तो इसी सरकार की वजह से उसके अपराधी को बचाया गया, उसके ऊपर मिलने वाला सारा मुआवजा दबा दिया गया।
हमें कोई इसमें सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना घर परिवार चलाने के लिए। तो हम कहाँ से बेटी बचाएंगे और कहाँ से? आज हर इंसान की बुरी नजर इसके ऊपर है। मैं कैसे अपनी बेटी बचाऊं और कैसे अपनी बेटी पढ़ाऊं? मैं इस मंच पे इसीलिए आई हूँ, यही कहने के लिए आई हूँ कि यहाँ नीट के पेपर की लीकेज के और बच्चों की शिक्षा के ऊपर बात हो रही है। यहाँ बलात्कार पीड़ित बच्चियों को कौन पढ़ाएगा? जिनके अपराधियों को बचा लिया जाता है, उनके छोटे भाई बहनों को कौन पढ़ाएगा? जिसकी वजह से उनके छोटे भाई बहन सफर कर रहे, पढ़ नहीं पा रहे। कैसे ये सरकार बचाएगी बेटी को और कैसे पढ़ाएगी बेटी को? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। देखिए, बहुत संघर्षशील महिला है, जो कि आज भी इतना कुछ हो जाने के बाद लड़ रही है, डटी हुई है और हिम्मत बढ़ा रही है अपनी बिटिया की भी। कहना यही है कि इस प्रकार की जो बच्चा है समाज के अंदर पीड़ित है, उनका सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।